सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। गोवा भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के तौर पर मंगलवार को राजभवन में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने आर्लेकर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरे गोवा राज्य से प्रतिस्पर्धा करने वाले हिमाचल प्रदेश का सौंदर्य और भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद उन्हें यह पता चला है कि गोवा की ही तरह हिमाचल के लोगों में भी आतिथ्य भाव काफी ज्यादा है। राज्यपाल ने कहा कि वह प्रदेश सरकार की विकास की पहल को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह संविधान का उच्च पद है और वह प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के तौर पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ ली। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर मलिमत द्वारा दिलवाई गई। मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि गोवा और हिमाचल के लोगों में जो एक चीज समान है वह है अतिथि सत्कार। गोवा के लोग जितना अतिथियों का स्वागत करते हैं, हिमाचल के लोग भी उतना ही स्वागत करते हैं। गोवा की स्वतंत्रता में हिमाचल के भी कुछ वीरों का सहयोग है। उन्होंने कहा कि वह उन वीरों के बारे में भी और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खुशी हुई है। ऐसे एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक प्रदेश गोवा है और उसी से स्पर्धा करने वाला, कंपटीशन करने वाला और कुछ मात्रा में ज़्यादा ही अच्छा हिमाचल प्रदेश, इस प्रदेश में आया हूँ। यहाँ मुझे राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल के रूप में भेजा है और मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है, वो मैं ठीक ढंग से निभाऊंगा। यहाँ आकर मैंने एक समान चीज़ गोवा और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में ढूंढ निकाली या मुझे समझ में आई, वो आतिथ्यशीलता। मैं तो एक भ्रम में था कि गोवा के ही लोग आतिथ्यशील हैं, लेकिन कल से मैं यहाँ देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश ही उतना ही आतिथ्यशील है जितने गोवा के लोग होते हैं। ये आतिथ्यशीलता हम सबको एक जोड़ने में मदद करेगी। लगता है कि गोवा और हिमाचल प्रदेश एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध बनाए रखेंगे। मुझे एक संबंध याद आ रहा है कि गोवा मुक्ति जब होने वाली थी, गोवा मुक्त पुर्तगाली शासन से 1961 में हुआ, लेकिन उसके पहले आंदोलन बहुत सालों से चल रहा था और उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले में हिमाचल प्रदेश के भी लोग थे। राम सिंह कांगड़ा करके एक व्यक्ति
वो शायद अभी नहीं रहे होंगे, मैं उनका परिवार को भी ढूंढ निकालने का प्रयास रहेगा मेरा। तो गोवा की मुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश का भी योगदान है, इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति अत्यंत ऋणी हूँ। उनको लगा, आप सबको लगा कि गोवा हमारा ही प्रदेश है, तो ऐसी अपनी जो एक जुड़े हुए रिश्ते जो हैं, इसको बढ़ावा देने का हमारा प्रयास रहेगा। इसमें यहाँ का शासन है, यहाँ का प्रशासन है, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे मीडिया के मेरे भाई बहन हैं, और सामान्य लोग जो हैं, उन सब के प्रति मेरे मन में एक विश्वास है कि इस संबंध को हम बनाए रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। वहीं राज्यपाल ने कहा कि मेरे खुद के कोई मुद्दे नहीं हैं, मैं प्रदेश सरकार के साथ पूरा सहयोग करूंगा, यहाँ की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन क्षेत्र है, ऐसे में वह प्रयास करेंगे कि हिमाचल में पर्यटन संभावनाओं को और ज्यादा तलाशा जाए। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहली बार किसी राज्य का राज्यपाल बना हूँ, और इसकी संविधान में लिखी हुई मर्यादा जो है, उस मर्यादाओं को ध्यान में रखकर मुझे काम करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटीज़ यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, चुने हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनके जो कुछ एजेंडा हैं, उनमें उनको मदद करने का मेरा प्रयास रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से दोनों राज्य जो हैं, गोवा और हिमाचल प्रदेश, दोनों अपने पर्यटन के मैप पर हैं, उनके नक्शे पर हैं, और पूरे दुनिया में इसको सहारा जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या कोऑर्डिनेशन बन सकता है, ये आने वाले दिनों में मेरा इसके लिए कुछ योजना बन सकती है। तो यहाँ के सरकार की और वहाँ के सरकार के बीच कोऑर्डिनेट करने का मेरा प्रयास रहेगा। शाहपुर के बोह में मूसलाधार बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने सीएम जयराम ठाकुर जिला कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोह गांव का हवाई सर्वे किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी निरीक्षण किया। इसके उपरांत एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बरसात से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार द्वारा प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सरकार की ओर से मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं जो लोग मिसिंग हैं, उन्हें ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित स्थल का भी दौरा किया और वे बोह क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिले। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई है और लापता लोगों को ढूंढने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसमें खासतौर से कांगड़ा जिला में जो गांव है हमारा शाहपुर के साथ वो गाँव, उसमें ज़्यादा क्षति हुई, ज़्यादा नुकसान हुआ। और जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू के लिए कह दिया था और डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू की ऑपरेशन की जो टीम थी वो मौके के लिए रवाना भी हो चुकी थी। और उसके साथ साथ में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने तुरंत वहां पर एनडीआरएफ की टीम को रवाना करने के लिए आदेश दिए और टीम वहां पर पहुंची भी। मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक महिला की वहां पर दुखद मृत्यु भी हुई है और अभी तक जो सूचना मिली है उस सूचना के मुताबिक जो 9 लोग अभी तक उसमें जो मिसिंग है, गायब है, गुम है। तो मतलब वो जिनकी अब तक हमको जानकारी नहीं मिल पा रही। लगभग 8-9 मकान जो है वहाँ पर जो बने थे वो पूरी तरह से तबाह हुए और मकान वहाँ पर दिखता नहीं, क्योंकि मैं अभी चॉपर से उस गांव का निरीक्षण करके आया और जहाँ से
ऊपर से वो मलबा शुरू हुआ जिस पॉइंट से, उसको भी हमने बहुत करीबी से देखा। बहुत ऊंचाई पर पहाड़ है और पहाड़ से शुरुआत थोड़ी सी हुई थी और वहाँ से जो इरोजन होते होते आगे वो बढ़ता गया और वो मलबा जो है वो पानी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते गांव में घुस गया और उसके कारण वो मकान जो है वहाँ पर बर्बाद हो गया। अभी भी मैं विजिट करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ और हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से जो लोग मिसिंग है उनको हम निकाल पाए। सरकार की ओर से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के भी मकान वहाँ पर गिरे हैं, मकान जिनके टूटे हैं, उनको सरकार मकान देगी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब पूरी हमारी कंप्लीट जो इसमें जानकारी आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर अगला जो है वो रिलीफ का किस प्रकार से उनको मदद करना है उसको हम सुनिश्चित। जिला में और जगह भी मकान गिरे हैं और हाँ, ये भी मालूम पड़ा है हमको, और जगह भी पड़े हैं। जिन जिन के मकान गिरे हैं उनको मकान सरकार की ओर से देगी। इस पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना बनाई जा रही है इनके लिए? कोई विशेष योजना? फिलहाल तो मकान देने की हमने बात कही, उसके बाद जो आने वाले समय में जो मदद करने की जो बातें होंगी उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम करेंगे। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बावजूद राज्य सरकार स्कूलों को खोलने का कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहती। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में केवल बोर्ड कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ही स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी। फिलहाल बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर विचार हो रहा है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई को ज्यादा व्यवहारिक बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वोकेशनल स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्री प्राइमरी के स्टाफ की नियुक्ति के लिए भर्ती नियम तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इन नियमों को फाइनल कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी तक स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी है और अभी मामले कम होना भी प्रारंभ हुए हैं। अब आगामी जब भी हमारी कैबिनेट की बैठक होगी तो उस बैठक में विस्तृत रूप से इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपदा काल में लगभग इस तरह के जो निर्णय हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए कैबिनेट में भी चर्चा होगी, उसके आधार पर हम देखेंगे। लेकिन जहाँ तक विभाग की तरफ से अभी देखेंगे कि यदि हमको लगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन के विषय में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या होती है। और अभी वैक्सीनेशन टीचर्स का हमारा लगभग 95% से अधिक हो गया है और अभी कुछ एक है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आने वाले समय में देखेंगे कि अभी हमको क्या करना है। देखिए, अभी यह हो सकता है कि जो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हैं उनको पहले खोल सकते हैं 10th और +2 के, यदि कोई ऐसा विचार बना। लेकिन उसके साथ ये है कि अभी ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखेंगे। नई शिक्षा नीति के बहुत सी चीज़ों को हमने प्रारंभ करना शुरू किया है। अभी आप देखेंगे कि अभी पिछली जो कैबिनेट में है हमने ये कहा है कि जो क्लास 3rd है और 5th है और 8th है, इन सब के भी अब एग्ज़ाम्स होंगे और इन सभी के जो पेपर है अब उनको एजुकेशन बोर्ड तैयार करेगा और जो 3rd तक के बच्चे हैं उन बच्चों का सेंट्रल जो हेड टीचर का जो एक क्लस्टर है वहाँ पर पेपर चेक होंगे। और उसके बाद यह है कि जो 5th वाले बच्चे हैं उनका ब्लॉक लेवल पर पेपर चेक होंगे और जो बच्चे 8th का देंगे तो उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का। तो अभी इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। नेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में भी अभी हम और स्कूलों को बढ़ाने वाले हैं और बहुत जल्द। तो इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हमने अपना काम को प्रारंभ किया है और उसमें हमने प्राइमरी से लेकर के हायर तक अलग अलग चीज़ों के लिए हम अभी सूची तैयार कर रहे हैं, कौन कौन से काम को हम प्रारंभ कर सकते हैं और कुछ कामों को हमने अभी शुरू भी कर दिया है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को प्रेस क्लब शिमला के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को प्रेस क्लब शिमला के परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान क्लब के सदस्यों द्वारा दिवंगत वीरभद्र सिंह के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने 2 मिनट का मौन भी रखा और दिवंगत वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल हेडली ने कहा कि प्रदेश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिन्होंने हमेशा आम आदमी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह प्रदेश की आम जनता के साथ साथ पत्रकारों के भी हितैषी रहे हैं।
आज हम प्रेस क्लब परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका पूरे वैसे तो प्रदेशवासियों से बड़ा लगाव था, प्रदेशवासियों को उनके प्रति बहुत लगाव था। प्रेस के सदस्यों और प्रेस के जितने भी बंधु थे उनसे भी उनके काफ़ी सौहार्दपूर्ण संबंध थे, जिस कारण उनका प्रेस वालों से अत्यधिक प्रेम था। और आज हम इसीलिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये प्रेस क्लब जो परिसर है ये भी उन्हीं की देन रहा है। ये सब्जी मंडी के पास भी उन्होंने प्रेस क्लब के लिए हमें स्थान उपलब्ध करवाया था। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आज इसीलिए यहाँ हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और वो प्रेस क्लब के हमारे आजीवन सदस्य भी रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने ग्राम पंचायत दाड़लाघाट व ग्राम पंचायत रौड़ी में 2 करोड़ से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बीआर कश्यप ने बताया कि गांव करोड़ा से नौणी सड़क के लिए 1 करोड़ 30 लाख व नौणी से बागा सड़क के लिए 61,46,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट से स्वीकृत हुए हैं, जिसका स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विकास के सभी मानकों पर सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करना ही वर्तमान प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस दिशा में तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने ग्राम पंचायत दाड़लाघाट व ग्राम पंचायत रौड़ी में 2 करोड़ से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से लाभ उठाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की मातृशक्ति के सम्मान में चलाई जा रही हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से राज्य की महिलाएं व्यापक तौर पर लाभान्वित हुई हैं। यह योजना जहां पर्यावरण संरक्षण की अग्रदूत बनी है, वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने में भी कारगर सिद्ध हुई है। प्रदेश के सभी पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर सहजल ने कहा कि कोविड-19 संकट ने हम सभी के समक्ष चुनौतियां खड़ी की हैं और सामूहिक इच्छा शक्ति के बल पर ही कोरोना संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में अधोसंरचना सृजित की है। उन्होंने कहा कि नियम पालन कोविड-19 को हराने का मूल मंत्र है। सावधान रहकर ही हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क सही ढंग से पहने और बार बार अपने हाथ साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न विकास मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएचसी के बने भवन का भी जल्द शिलान्यास किया जाएगा। ये मेरा आपसे बार बार आग्रह है। तीसरी वेव कह रहे हैं बच्चों को प्रभावित करेगी। एक व्यक्ति जिसको दोनों वैक्सीन की जैब जो है लग गया है, डोज लग गई है, लेकिन उसमें वायरस जो है उसको हो सकता है, वो ट्रांसमीटर हो सकता है, उस इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड करने में एक माध्यम हो सकता है। इसलिए सावधानियों का ध्यान रखिएगा अगर अपने बच्चों की सुरक्षा हम चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी ये बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो जाए और बच्चों को भी फिर वैक्सीनेट करना जो है वो शुरू किया है। लेकिन उन बच्चों को सुरक्षित रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से चला हुआ। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने बखूबी कोरोना का मुकाबला किया। ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में विकास की गंगा जारी रही। ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन जो है वो चलते रहे, विकास के ऊपर बात होती रही, योजनाएं बनती रही, पैसा ज्यादा चला गया और काम जो है वो रुके नहीं। कामों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध जो है वो सरकार ने नहीं लगा। शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सब्जी मंडी, लोअर बाजार, राम बाजार में नगर निगम की पुरानी दुकानों को तोड़कर प्री फैब्रिकेटेड तकनीक के माध्यम से नए स्वरूप में 467 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सब्जी मंडी शिमला और लोअर बाजार में निर्मित 30 दुकानों के उद्घाटन अवसर पर दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित इन दुकानों से जहां क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से निर्मित इन दुकानों के मालिकों को भी लाभ होगा और नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सब्जी मंडी शिमला और लोअर बाजार में निर्मित 30 दुकानों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुरानी दुकानों को तोड़कर प्री
फैब्रिकेटेड तकनीक के माध्यम से 467 दुकानों का निर्माण किया जाएगा और 172 दुकानों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य जल्द आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 295 दुकानों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, इनका कार्य भी जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में 65 दुकानों और 13 स्टोर निर्मित किए जा रहे हैं, जिस पर 2 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा रही है। सब्जी मंडी में 24 दुकानों को निर्मित किया गया है, जबकि लोअर बाजार सुरंग के समीप 6 दुकानों का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 35 अन्य दुकानों का कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी 2 माह के भीतर निर्मित कर चाबियां उनके मालिकों को सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित इन दुकानों से जहां क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से निर्मित इन दुकानों के मालिकों को भी लाभ होगा और नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के निर्मित होने से क्षेत्र के आसपास की जगह भी खुली है, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा होगी। शिमला स्मार्ट सिटी मिशन ने सब्जी मंडी, लोअर बाजार और राम बाजार में जो नगर निगम की पुरानी स्टोर टाइप दुकानें हैं, उनको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जो है वो बदल करके नए स्वरूप में बनाने का जो है निर्णय लिया। ऐसी लगभग 467 दुकानें जो है वो सारी बन रही हैं। तो सब्जी मंडी में जो दुकानें बन रही थी, कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था, इस कारण से जो है वो थोड़ा काम में डिले हुआ है। लेकिन आज जो है 24 दुकानें वहाँ पर बन करके तैयार हो गई हैं और जो लोग वहाँ से जो है वो उन दुकानों से बाहर आकर के दुकान बनाने के लिए उन्होंने अपना काम जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया था, वो दुकानें उनको सौंप दी गई हैं। क्योंकि ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जो है बहुत तेज़ी से काम होता है और आपने देखा है जितनी दुकानें बनकर के तैयार हुई हैं, ये दुकानें जो हैं वो बहुत ही अच्छी बनी है, सुंदर बनी है और उसके कारण बाज़ार का जो है वो जो अभी सड़क है वो भी चौड़ी हो गई है। क्योंकि पहले जो है वो हैबजट टाइप से जो है दुकानें बनी हुई थी, उनको जो है ठीक ढंग से जो है वो सिस्टम के साथ जो बनाया गया है और अच्छी दुकानें बन रही हैं। उसके कारण जो है वो बाज़ार भी खुल रहा है और साथ ही साथ जो है लोगों को अच्छी दुकान जो है वो खूबसूरत लगने वाली दुकान, स्मार्ट दुकान जो है वो उनको मिल रही है। शिमला स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के सभागार में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत कुमार शर्मा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भी बैठक में मौजूद रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने शिक्षा मंत्री के समक्ष शिक्षकों की 19 सूत्रीय मांगों को रखा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ राज्य कार्यकारिणी की शिमला में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भाषा अध्यापक और शास्त्रीय अध्यापकों को जल्द टीजीटी का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही वर्ष 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी को पदोन्नति के लिए मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य की दोनों ऑप्शन बहाल करने का भी आश्वासन दिया गया। शिक्षक महासंघ ने शिक्षा मंत्री के समक्ष सभी कर्मचारियों को कमेटी बनाकर 4/9/14 का लाभ प्रदान करने, टीजीटी को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन लाए जाने, टेट की वैधता को आजीवन करने, वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए अवकाश के दौरान वेतन प्रदान करने के साथ शिक्षा विभाग में समायोजित करने, वर्ष 2016 के बाद प्रधानाचार्य को नियमित पदोन्नति का लाभ प्रदान करने, 20 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने और पुरानी पेंशन योजना के लिए कमेटी बनाने सहित कई अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया है। इस अवसर पर शिक्षक महासंघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक महासंघ के साथ हमारी बैठक रही और इस बैठक में पूरे हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने भाग लिया है और जिसमें शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी अधिकतर उपस्थित रहे। लेकिन फिलहाल हमको लगता है जो कॉलेज के बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हैं तो उनको तो हमें ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए और वैक्सीनेशन पर हम बहुत अधिक जोर दे रहे हैं क्योंकि जो हमारा कॉलेज का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो 18 साल से ऊपर आयु का होता है, इसलिए उस पर हम विचार करें। शिक्षक का स्थान है, उसकी
बराबरी कोई नहीं कर सकता। शिक्षक हमारे समाज सबसे ऊंचे स्थान पर है और हमने तो अभी ये देखा है कि जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें भी कहा है कि देश का कल्याण तभी होगा, बच्चों का भविष्य तभी सुधरेगा जब हम शिक्षक को सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाने का प्रयास करें और बिठाएंगे, और ये काम हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें। यह निर्देश उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से भूजल स्तर की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कैच द रेन वेयर इट फॉल्स कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जहां विभिन्न जल स्रोतों में सुधार होगा, वहीं जल वृद्धि से सिंचाई व पीने के लिए पानी की समुचित उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों के अधीन किए जाने वाले कार्यों के प्रति तत्परता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक स्रोतों व अन्य भंडारण टैंकों का नवीनीकरण व अन्य कई कार्य किए जाएंगे। कोरोना बंदिशों में मिली छूट के बाद हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पर्यटन स्थलों में उमड़ रही भीड़ और कोविड नियमों की हो रही उल्लंघना पर अब पुलिस जवान पर्यटकों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। बावजूद इसके यदि कोई नियमों को दरकिनार करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस नियमानुसार कार्यवाही भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला ने बताया कि शिमला घूमने आ रहे कुछ पर्यटक कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और कुछ स्थानों से पर्यटकों की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों से उलझने की शिकायतें भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान कानून और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कोविड नियमों के प्रति भी पर्यटकों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में एसपी मोहित चावला ने पर्यटकों से पुलिस को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सभी को एहतियात और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एसपी शिमला मोहित चावला ने सभी लोगों, विशेषकर पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की है। रिस्ट्रिक्शंस हटने के साथ साथ टूरिस्ट फ्लो बढ़ा है और ये एक्सपेक्टेड भी था। ओवर द वीक्स काफ़ी फ्लो बढ़ा है। लास्ट वीकेंड की बात करें तो तकरीबन 6,500 से 7,000 गाड़ियाँ शोगी बैरियर को 1 पर डे आई हैं, हिट की हैं, जिससे फ्लो टू एंड फ्रो 14,000 तक भी पहुँच गया। 30 से 35,000 टूरिस्ट हमारे पास रहे थे इस बारी वीकेंड पे। देखिए 2-3 चीज़ें जो सामने निकल कर आई हैं, आप आएँ, आपका हिमाचल में स्वागत है, शिमला में स्वागत है, लेकिन आप कृपया करके जो भी कोविड रिलेटेड नियम है, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। अक्सर काफ़ी टूरिस्ट ये देखने में आता है कि वो मास्क नहीं डालते और उलझते हैं जो पुलिस टीम या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगाई जाती है। कृपया करके ना उलझे। हम ये जो जवान मौके पे हैं, ड्यूटी पे, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। ट्रैफिक वायलेशंस में भी ये करते हैं टूरिस्ट, जब भी इनको, क्योंकि यहाँ की सड़कें अनलाइक प्लेन की सड़कों की जैसे रहती हैं, ड्राइविंग दूसरी तरीके से होती है। हमने चप्पे चप्पे पर ही शिमला में ट्रैफिक जवान तैनात रहते हैं। आप गाड़ी रोक नहीं सकते, रफ्तार नहीं कम कर सकते। जहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्किंग है वहीं आपको पार्किंग करनी है, यू टर्न नहीं लेना, जहाँ पे आपको बताया जाए वहीं लीजिए। अक्सर ये उलझते हैं ट्रैफिक पर्सनल्स के साथ, जो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। और साथ साथ इस बार ही टेंडेंसी ये आई है कि काफ़ी लिटरिंग, जगह जगह गंदगी। देखिए हिमाचल एक हमारा जो वातावरण है, हमारी जलवायु है, बहुत साफ़ है, सेहत बढ़ाती है, शायद यही चीज़ सबको खींचती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पहाड़ों को साफ़ रखें। आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस ये आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कोविड अभी भी हमारे बीच में है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। हम आपको समझाएंगे, हमारी टीम्स हैं। अगर कोई नहीं मानेगा तो हम उसमें चालान भी करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो अगर FIR देनी पड़ी तो वो भी देंगे। हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे टूरिस्ट उलझ पड़े। हम नहीं चाहेंगे कि आपकी यात्रा इनकन्वीनियंट हो, आप यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं, लेकिन जो भी प्रशासनिक या पुलिस द्वारा आपको हिदायत दी जाती है आप उसको फॉलो। शहर के कोर एरिया, माल रोड और लोअर बाजार में नालियों के ऊपर लगी लोहे की ग्रिल और जालियां चोरी हो रही हैं। अब तक कई क्विंटल ग्रिल चोरी हो चुकी हैं। चोरी के कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच हो रही चोरी की इन घटनाओं ने पुलिस के गश्त पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि बाजार के बीचों बीच यदि ऐसी वारदातें होंगी तो बाकी शहर का क्या हाल होगा।
अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों को पकड़ने की मांग की है। शिमला शहर के कोर एरिया, माल रोड और लोअर बाजार में नालियों के ऊपर लगी लोहे की ग्रिल और जालियां चोरी होने का मामला सामने आया है। व्यापारियों का कहना है कि रविवार रात भी लोअर बाजार में पंसारी चौक के पास कई दुकानों के बाहर नालियों पर लगी लोहे की ग्रिल शरारती तत्वों द्वारा गायब की गई, जिसके बाद कारोबारियों ने इसकी शिकायत शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, नगर निगम और सदर थाने में भी की। व्यापारियों का कहना है कि नालियां खुली होने के कारण लोगों के चोटिल होने का खतरा भी बढ़ गया है। सर यहाँ रेलिंग ले गए, यहाँ की भी ले गए, ऊपर की भी ले गए, सुबह सुबह आते और ले जाते रेलिंग, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। मेरी जालियाँ तो कोई 15 दिन पहले गई हैं, और मेरे पड़ोस की जालियाँ ये पिछले इस संडे को गायब हुई हैं, संडे या सैटरडे नाइट को। और मैंने पुलिस में एप्लीकेशन भी दी थी और मेरे पास उनकी वीडियो भी थी जो सुबह 5:20 पे मेरी जाली लेके गए हैं। और उसके बाद भी मेरी जाली गई थी 15 दिन पहले, उसके बाद भी इस संडे को भी कई जालियां बाजार से गायब हुई हैं। कंप्लेंट दी थी थाना सदर में भी, एमसी को भी बताया है। और हमारे आगे से जाली चोरी हुई है। ये गवर्नमेंट, वैसे तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं है, मगर फिर भी खड्डे हो गए हुए हैं और खड्डों की वजह से कभी भी कोई भी गिर सकता है। वहीं शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने शहर के पुलिस से गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों को पकड़ने की मांग की है। पिछले महीने की लास्ट 20-22 तारीख से लेके अभी तक लगभग 100 के करीब जालियाँ जो ग्रिल्स हैं बाजार से उठाई जा चुकी हैं, जो कि विभिन्न जगह से, कई सीढ़ियों से, कई दुकानों के आगे से। कल तो एक ऐसा भी इंसिडेंट सामने आया कि आधी वो जो ग्रिल थी जाली दुकान के अंदर थी और आधी दुकान से बाहर थी, वो भी उठा के ले गए हैं। उससे एक दूसरा डर ये भी होता है कि जो लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि दुकान के अंदर तक पहुंच गए तो दुकान के अंदर भी चोरी कर सकते हैं। तो जहां हम सबको बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इससे पहले 25 जून को एक हमारे पास फुटेज भी किसी हमारे एक व्यापारी भाई ने हमें सेंड की थी और उन्होंने शायद कंप्लेंट भी की है। उसमें भी वो 2 लोग दिख रहे हैं जो कि जालियाँ उठा रहे हैं बाज़ार से। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इसमें कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तो जो वार्ड है काफ़ी इसमें आवाजाही रहती है। रात को मॉल रोड से भी कनेक्टेड वार्ड है हमारा जो है, तो रात को भी अगर जिस तरह जालियाँ उठाई गई, लोगों के गिरने का और इंजरी होने का भी पूरा डर है। तो ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे मैं यहाँ पार्षद हूँ, हम जल्दी से जल्दी नगर निगम के माध्यम से यहाँ पे जालियाँ लगवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम पुलिस से भी ये मांग करते हैं कि कृपया इस पे थोड़ा सा छानबीन की जाए और जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। बता दें, माल रोड के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने नालियों के ऊपर लोहे की यह ग्रिल्स लगाई थी और नालियों की सफाई में कोई दिक्कत न आए इसके लिए इसे सीमेंट से पक्का नहीं किया गया था, जिसका फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा ग्रिल्स व जालियों की चोरी की गई, जिसका वीडियो भी अब खूब वायरल हो रहा है। एक महीना इंतजार के बाद सक्रिय हुए मानसून ने देवभूमि हिमाचल में भारी तबाही मचाई है। मौसम के कहर से कुछ लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। वहीं बात करें जिला कुल्लू की, तो यहां भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा नदी नालों के किनारे झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे प्रवासी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि सभी पुलिस थानों व चौकियों को निर्देश दिए गए हैं कि नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों को वहां से हटाया जाए। हमने जो हमारे सारे ही पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट है उनको सबको अलर्ट किया है, क्योंकि अभी बारिश बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। जो भी कुछ लोग हैं जो कि ब्यास के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो ये जो है कई बार पुलिस उनको हटाती है, फिर वापस फिर आ जाते हैं वहाँ पे। तो हमने पुलिस का जो हमारा जो लोकल स्टाफ है, लोकल थाने का स्टाफ है, उनको बताया है कि वो उन पर निगरानी रखें, वो नदी के करीब ना जाएं। उपमंडल अर्की की 3 पंचायतों रोहांज, जलाना, पलोक व खलनक को जोड़ने वाले अर्की से रौड़ी व अर्की से मंजाट वाया मांजू मानन सड़क मार्ग पर इन दिनों बसों की कम आवाजाही से पंचायतों से हर रोज अर्की मुख्यालय आने वाले ग्रामीण यात्री बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू हटा दिया है और अधिकतर रूटों पर बसों की आवाजाही भी शुरू कर दी है, तो इन 3 पंचायतों को जोड़ने वाले सड़क मार्ग में बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि यदि सुबह के समय यात्रियों को अर्की से मांजू क्षेत्र की तरफ जाना हो तो सुबह लगभग 7 बजे ही एकमात्र बस सेवा उपलब्ध है। सुबह के समय बहुत से कामगार, मजदूर व अन्य ग्रामीण उस क्षेत्र की तरफ जाते हैं। सभी को सुबह 7 बजे बस स्टैंड से बस पकड़ना मुश्किल रहता है, जिस वजह से उन्हें कई बार पैदल ही जाना पड़ता है।
इसी तरह खनालग पंचायत के जो लोग सुबह रौड़ी से 8:45 पर चलने वाली बस से अर्की मुख्यालय में अपने दैनिक कार्यों के लिए आते हैं, उन्हें वापस जाने के लिए दिन भर बस सुविधा न होने से शाम के 5:15 बजे तक बस के इंतजार में बैठना पड़ता है या फिर पैदल ही घर निकलना पड़ता है। बताते चले कि अर्की से रौड़ी सड़क मार्ग की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब भी HRTC के कार्यालय में बात की जाती है तो बसों के रूट की कम इनकम का रटाया जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है। क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि उन्हें इस रूट पर दोपहर के 1:15 बजे बस सेवा जल्द से जल्द शुरू की जाए। अक्सर मेरा अर्की और कुनिहार आना जाना रहता है और हमें पहले बसों की बहुत ही सुविधा थी, लेकिन जब से कोरोना हुआ बसें काफ़ी बंद हुई, बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गई। लेकिन अब जो है कुनिहार के लिए जो बस जाती है बाया मान्यड़, वो तो बिल्कुल ही बंद है। ना वहाँ से आ सकते हैं ना वहाँ जा सकते, पैदल ही आना जाना होता है। इस तरह एक वाली बस भी आती थी रौड़ी मांझू के लिए, वो भी बंद पड़ी है। तो ज़्यादातर हम लोग पैदल ही जाते हैं। जब डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो कहते हैं कि इनकम नहीं है। तो मेरा तो प्रशासन से ये गुजारिश कि इन बस को जल्दी से जल्दी चलाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, क्योंकि इनकम तब होगी जब आप बसें रेगुलर चलाएंगे। एक दिन चलेगी और एक दिन बंद रहेगी, उससे इनकम होने के कोई आसार नहीं। मैं आज सवेरे रौड़ी से 8:45 की बस में अपने निजी कार्य के लिए आया और जबकि यहाँ पर आके पता चला कि 1:15 वाली बस HRTC वाले ने बंद की है और जबकि पहले चलती थी अब बंद है। हमें इस बस से बहुत परेशानी आ रही है कि क्योंकि हम टाइम के घर नहीं जा सकते, इसलिए इस बस को दोबारा 1:15 वाली चलाई जाए, क्योंकि हमारे घर अर्की से रौड़ी मैथी 21 किलोमीटर पड़ता है। मेरा नाम हेतराम है और मैं खनालग गांव का निवासी हूं और अभी मैं पैदल जा रहा हूं। देखो, अगर HRTC वालों से मेरी ये दरख्वास्त है, अगर दिन को एक वाली बस चल पड़े तो हमें जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। 13, 14, 15 किलोमीटर हमारे को जो है पैदल चलना पड़ता है और घर में भारी बीमारी की वजह से देखो हमारे को खुद इतने स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं जब इस बारे में RM सोलन शुगल सिंह से दूरभाष पर बात की गई तो उनका कहना है कि जब तक कोविड महामारी से हालात स्थिर नहीं हो पाते हैं तब तक इन रूटों पर बस को नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि इन रूटों पर चलने वाली बस में सवारियां कम सफर कर रही हैं, जिस कारण इनकम कम होने के कारण बस बंद है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर पहली मर्तबा किसी महिला की नियुक्ति की गई है। जिला ऊना के अम्ब से संबंध रखने वाली अंजू शर्मा को इस अहम पद की बागडोर सौंपी गई है। कार्यभार संभालने के बाद अंजू शर्मा ने कहा कि नई मिली इस जिम्मेवारी को वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल की सुचारू व्यवस्था हो, इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाएगा। अंजू शर्मा ने कहा कि महिलाओं में किसी भी जिम्मेदारी को निभाने का ज्यादा सामर्थ्य होता है, इसलिए महिलाएं कभी भी खुद को कम ना आंके। उन्होंने कहा कि शक्ति का नाम ही नारी है, जो कुछ भी ठान ले करके दिखाती हैं। मानती हूँ कि कोई भी काम महिला होने के नाते भी मुश्किल नहीं है। आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं और आगे की प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं उसे अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करूं और अपने प्रदेश की और अपने विभाग की बेहतरी के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना करूं। जनता को पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी नई योजनाएं या जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा योगदान दे सकूँ। महिलाओं के लिए यही मैसेज रहेगा कि ऐसा कभी ना सोचें कि वो ऐसा कोई काम है जो एक महिला नहीं कर सकती है। जब आप कुछ ठान लेते हैं या जब आप कुछ करना शुरू कर देते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में आप कम नहीं है किसी से, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि महिलाओं में ज़्यादा सामर्थ्य होता है। कभी भी अपने आप को कम ना आंकें और जो मन में इच्छा है करने की उसको करें। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।